हेलो एवरीबॉडी, क्लास 24 आपनो राजस्थान की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट है जल्दी से कनेक्ट हो जाइए क्लास में। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैटर की क्लास 2-3 दिन से चल रही है। मतलब दिवाली धूम में हमने सिर्फ मैटर ही पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि बायो ऑलमोस्ट हमारी क्या हो चुकी है, पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। सारे टॉपिक हमने उसके डिस्कस कर लिए। आज हम डिस्कस करेंगे मैटर पे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम फटाफट यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब थ्योरी तो हम 2-3 क्लासेस में ले चुके थे, लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। डन है, क्लियर है, डन। ओके, अब देखो दो कैटेगरी में हमेशा बताती हूँ कि जब भी हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कणाद, जो परमाणु है वो सबसे छोटा है, आप उसको आगे विभाजित नहीं कर सकते। केमिस्ट्री पूरा का पूरा बेस्ड होता है मॉलिक्यूल पे। O2 हो गया, CO2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैटर से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ, कुछ क्वेश्चन अब मैं करवा रही हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए है कि क्लास 24 आपनो राजस्थान का एक बैच चल रहा है, CET बैच है, जिसके फीचर्स आप देख लीजिए। 300+ आपको कोर्स मिलने वाला है, वीकली टेस्ट है, कंप्लीट कोर्स कवर है, डाउट सेशन है, अनलिमिटेड टेस्ट एग्जाम होंगे, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर है, प्रिंटेबल PDF है और वीकली गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए यहाँ पे होने वाला है। क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे मिल पाएगा ये कोर्स, तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर से क्लास 24 का आप ऐप डाउनलोड करेंगे। देन उसके बाद में कहाँ गए हम, राजस्थान एग्जाम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसमें भी CET आपको सेलेक्ट करना है, महाराणा बैच लेना है और यहाँ पे सीधा आप क्या करेंगे, बाय नाउ करेंगे। 1999 बहुत मिनिमम प्राइजेस रखी गई है इस कोर्स की। आगे बढ़िएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्ले स्टोर में जाना है और क्लास 24 का ऐप डाउनलोड करना है ताकि जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको फ्री क्विजेस और लाइव टेस्ट वहां पर मिल सके। ओके, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का महासंग्राम, इसको मैं बोल देती हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। फटाफट इस क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैटर से रिलेटेड वो सब कंप्लीट करेंगे। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक एटॉर्नी एवाइजर को कहा जाता है, बता चुकी हूं। द्रव की अवस्था की अधिकतम अवधि कितनी होती है, अवस्था की अधिकतम संख्या 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस-आइंस्टीन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व के प्रत्येक पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कणों में मिलकर बना होना सर्वप्रथम किसने कहा था, तो ये कणाद ने कहा था। मैंने पहला स्टेटमेंट की शुरुआत, अपने लेक्चर की शुरुआत ही इसी स्टेटमेंट से की थी। आगे देखो, निम्न को में उपस्थित अंतर आणविक आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में, तो गैस आएगा, फिर लिक्विड आएगा, फिर आएगा सॉलिड, तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ गए। दिवाली धमाका आपके लिए है क्लास 24। इस दिवाली के पावन पर्व पर आप सभी के लिए दिवाली धमाका लेकर आया है। मतलब जितने भी कोर्सेज हैं क्लास 24 के, उनके ऊपर 25% ऑफ रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक कोड डालना है। जब भी आप कोर्स परचेज करें तो एक कोड आप डालेंगे, दिवाली 25, दिस साइड, दिवाली 25 आपको डालना है और आप इस कोर्स को क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हैं और टेस्ट सीरीज के ऊपर ये लागू होने वाला है। चलिए अगला देखो, चीनी के घोल, चीनी जल में चीनी घोलने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है कि चीनी के कण जल के कणों के बीच रिक्तियों में चले जाते हैं, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पर एक परमाणु नहीं है, मोनोएटॉमिक कौन सा नहीं होता, आयोडीन मोनोएटॉमिक नहीं होता है। यहां पे एक ऑप्शन होगा कोलाइडी, क्योंकि ये तीनों तो क्या होती है, स्टेट होती है। मैं इन क्वेश्चंस को बता चुकी हूं, इसलिए मैं फटाफट इनको आगे निकाल रही हूं, ठीक है। यहां देखो, बॉस आइंस्टीन है, वो पदार्थ की उन अवस्थाओं में से नहीं, अवस्थाओं में से एक है जो बहुत कम घनत्व वाली गैस को कम ताप पे क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। निम्नलिखित में से सूखी बर्फ, तो CO2 की जो ठोस अवस्था है हम उसको क्या कहते हैं, सूखी बर्फ कहते हैं। आगे देखो, हमको दाब को उच्च करना है लेकिन ताप को निम्न करना है जब हम एक किसी लिक्विड को गैस में क्या करना है, चेंज करना होता है। आगे बढ़िएगा, देखिए किसी द्रव पर वायुमंडलीय दाब करने पर, कम करने पर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर कर दो। मैं पहले आपको बता चुकी हूं, ये क्या है कि आपके पास कोई भी द्रव है, उसका वायुमंडलीय दाब आपने कम कर दिया है तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या जा रहा है, बी जा रहा है। जल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, बहुत बार बता चुकी हूं, जल होता है भाई H2O, ये है उच्च क्वथनांक होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, गलन की गुप्त ऊष्मा होती है एक अध्रुवी, तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि जो वाटर है वो आपके पास पोलर मॉलिक्यूल होता है। आगे बढ़ो, कौन सा कथन सही है,
कथन और वाष्पन दोनों ही सतह, मैं बहुत बार बता चुकी हूं, जब भी हम किसी बीकर में पानी को गर्म कर रहे हैं तो ये आपके पास आयतन को इफेक्ट करेगा, लेकिन जो वेपर निकल रही है वो उसकी सतह को इफेक्ट करेगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर यहां पे जा रहा है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को कैसे अलग किया जाएगा? तो आयोडीन को हम सब्लिमेशन से वहां पे क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये ऊर्ध्वपातन इसके लिए क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर बन रहा है। क्लियर है, कंप्लीट है। चलिए अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है तो दूध से मक्खन निकालने में सहायक होती है। फटाफट से बता दो, डिस्टिलाइजेशन होगा, या उसको हम क्या कहेंगे, आसवन कहते हैं, अभिकेंद्रण कहते हैं, कंसंट्रेशन उसको कहा जाएगा, क्रोमेटोग्राफी उसको कहा जाता है, या ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की कंडीशन या इवैल्यूएशन उसको कहते हैं। कौन सी कंडीशन होगी? फटाफट से आंसर बताओ। 15वें में करेक्ट आंसर क्या हो गया, जल्दी बोल दो। आप देखो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैं बता चुकी हूं कि ये आपके पास कोई बीकर आपने लिया, इसमें बहुत सारा क्या रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है। अब इस दूध को क्या करना है आपको, जैसे ही आपने हैंड ब्लेंडर वहां पे डाला, ब्लेंडर आप यूज करेंगे तो पूरा क्या होता है, रोटेट होता है। तो जब भी उससे मक्खन निकालना होता है तो मक्खन सारा का सारा इस ही एरिया में रहता है। कहां रहता है, इस एरिया में रहता है। तो कंडीशन कौन सी हो गई है, वो अभिकेंद्रण की स्थिति इस कैटेगरी में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कागज वर्ण लेखन, जिसको आप पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, उसमें निहित सिद्धांत कौन सा होता है, किस पे काम करता है? अवशोषण पे, विभाजन पे, विलयता पे, या वाष्पशीलता पे? फटाफट से आंसर कर दो। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, अवशोषण पे रहता है वो, ठीक है, विलयता पर रहता है। अब देखो एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझना हम स्टार्ट करते हैं, जो भी ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, वर्ण लेखन। तो पहले आपको क्रोमेटोग्राफी पता होनी चाहिए कि क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। तो क्रोमेटोग्राफी एक ग्रीक भाषा के शब्द से, अब यहीं पे मैं साथ के साथ इसको ऐड कर लेती हूँ क्रोमेटोग्राफी को। किससे बना है ये, ग्रीक भाषा के शब्द से, ठीक है। ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो शब्द क्या है, क्रोमा। क्रोमा का अर्थ क्या होता है, रंग, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा का अर्थ क्या हो गया भाई, क्रोमा से बना हुआ है, और क्रोमा को हम क्या कहते हैं, रंग कहते हैं। इसको मैं थोड़ा रंग में लिख दूं तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा, ये कलरफुल दिखेगा। तो रंग, रंग में तो लाल ही है भाई, और अभी तो लाल ही होना चाहिए, माँ लक्ष्मी का प्रिय कलर। तो ठीक है, तो उसको क्या कह दिया हमने, रंग से बना होता है या क्रोमा से बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, आपके पास रंग होता है। मतलब कार्बनिक यौगिक के शोधन और पृथक्करण की ये आधुनिक तकनीक है। याद रखना, यहीं पे लिखती जा रही हूं कि कार्बनिक यौगिक के शोधन व पृथक्करण की विधि है। विधि शायद मैंने थोड़ा सही नहीं लिखा, हिंदी के लिए माफ कर दीजिएगा। चलो, ये उन मिश्रणों के अवयवों को पृथक करने में उपयोगी होती है जिनमें हम बात करें अधिशोषण की क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है। मतलब अधिशोषण का मतलब क्या हो गया, एड्रॉप्शन की हम जब बात करते हैं, अधिशोषण की क्षमता जहां अलग अलग होगी। उनके ऊपर ये ज्यादा इफेक्ट है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा भाई? कुछ तो हाय हेलो गुड इवनिंग कुछ नहीं, कुछ तो बोलो भाई। दिवाली में इतना ज्यादा बिजी हो गए बच्चे की पढ़ने की होश नहीं है, क्लासों से ही गायब हो रहे हैं बच्चे। चलो ठीक है, तो क्या है, अधिशोषण की क्षमता अलग होती है। मतलब है दिवाली पर भी हम लोग आए हैं पढ़ाने के लिए, क्या ही कर सकते हैं हम। पढ़ाना ला, हम लोगों के लिए पढ़ाना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, और बच्चों के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोई मतलब नहीं। मैम पढ़ा रही है, मैं पढ़ा के चली जाएगी, क्या हो गया। वैसे भी क्लास तो रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है, यूट्यूब पे हम इनको बाद में देख लेंगे, लाइव आ रही है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसलिए आउट है। जीरो, कभी वो जीरो ब्लिंक होके 1 पे जा रहा है, कभी कभी अभी थोड़ी टाइम पहले 15-13 पे हो गया था। चलो आगे देखो, आगे बात करते हैं, इस तकनीक की खोज किसने की थी। तो आपको क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो ट्विस्फिट ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। तो मैं यही लिख देती हूँ, ट्विस्फिट ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। डन है, कंप्लीट है। चलो, यह उन विलय पदार्थों के लिए उपयोगी है जो
एक ही विलायक में घुलनशील होते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में से सिर्फ एक पोर्शन को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। डन है। तो क्रोमेटोग्राफी तो यहाँ पे क्या आ गया है, आपको समझ आ गया। और दूसरा कोई ऑप्शन था क्या बेटा जी, फटाफट देखो, ये तो कंप्लीट हो गया। अब अवशोषण, विभाजन, विलयता और वाष्पशीलता के बारे में हम एक एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले जो पहला पॉइंट दे रखा है वो क्या है, अवशोषण। अवशोषण का मतलब किसी चीज को ग्रहण कर लेना, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लेना, उसमें जो भी पार्टिकल है उनको क्या कर लेना, अवशोषित कर लेना। तो यहाँ पे मैं सीधा ही क्या लिख देती हूँ, किसको बताता है, ये ग्रहण करने को। ठीक है, विभाजन, यहाँ स्प्लिट हो जानी चाहिए, दोनों चीजें डिफरेंट फॉर्मेशन में क्या हो जानी चाहिए, अलग अलग हो जानी चाहिए। ठीक है, आपको उसको सेपरेट करना है। पृथक्करण, अपृथक्करण की बहुत सारी विधियां यहाँ पे शामिल होती है। तो ये क्या हो गया भाई, अलग करना। विलेयता, विलेयता की जब भी आप बात करते हैं, विलेयता का मतलब तो क्या हो गया, उसके अंदर मिक्स करना या मिला देना। ठीक है, और वाष्पशीलता का मतलब क्या हो गया, वाष्पशीलता की कंडीशन अगर हम लेके चलते हैं, वाष्पीकरण बेसिक हम कह रहे हैं। तो जैसे देखो, समुद्र का पानी है, धीरे धीरे उड़ उड़ के क्या बनाता है, वेपर बनाता है, बादल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो और वहां पे बहुत ज्यादा क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है। तो उस कंडीशन को हम वेपराइजेशन कहेंगे या वाष्पशीलता कहते हैं। डन है, कंप्लीट है। तो इसका फटाफट आंसर कर दो कि कागज वर्ण लेखन या पेपर क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत यहाँ पे निहित है जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं, फटाफट बोलो। पेपर क्रोमेटोग्राफी अभी अभी मैंने बोला है, अलग कर देना, यहाँ पे मैंने लिखवाया है। ठीक है, अवशोषण की क्षमता, पृथक्करण की विधि है, पृथक्करण की विधि है तो क्या कर देगी, अलग कर देगी। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, विभाजन, स्प्लिट, यहाँ पे अलग, सेपरेशन इसको कह सकते हैं, सेपरेशन यहाँ पे करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किया जा सकता। अब आप रेडियो आइसोटॉप्स की बात करें, रेडियो समस्थानिक हो गए, या एक ही रंजक से रंग हो गए, किस प्राकृतिक रंग से वर्णक हो गए, और रक्त से औषध हो गए, किसको आप यहाँ पे अलग नहीं कर सकते, फटाफट से बता दो। देखो यहाँ पे मैंने कुछ लाइन लिखवाई है, अधिशोषण की क्षमता अलग अलग होगी, और एक मैंने क्लियर लाइन बोली थी किसके लिए, क्रोमेटोग्राफी के लिए। लास्ट में मैंने लाइन बोली थी क्या होगा, कि उस विलय पदार्थों के लिए उपयोगी है जो एक ही विलायक में घुलते। क्रोमेटो का मतलब हो गया रंग, ठीक है, जो एक ही विलायक में, तो एक को ही क्या कर सकती, अलग कर सकती है। और क्रोमा का मतलब भी क्या हो गया, रंग। तो जहां जहां रंग आ रहा है, एक रंजक से रंग, मतलब इसको अलग कर देगी। प्राकृतिक रंग से वर्णक अलग कर देगी। रक्त से शोषण, अरे भाई रक्त का रंग है लाल। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। तो ये तीनों तो आउट हो गए, क्योंकि इनको तो अलग करेगी कि, लेकिन किसी रेडियो समस्थानी को अलग नहीं कर सकती। तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, इसका ए बन रहा है। कंप्लीट है, क्लियर है, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी द्रव में अविलेय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए, ये बेटा द्रव लिखा हुआ है, द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण, प्रभाजी आसवन, अपकेंद्रीकरण या निस्तारण कहा जाता है। जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे, जल्दी बोलो। मैं पानी पी लेती हूँ जब तक, थोड़ा सा फटाफट बोलो यार। ये दिवाली धमाके में तुम लोग तो ऐसे गायब होने लग गए, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। हाँ, हम लोग पढ़ाने आ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। वहां नीचे भी सेलिब्रेशन चल रहा है बाहर, ठीक है, पर क्या करें, मेरी क्लास है। मतलब बाहर से आवाज आ रही है ना म्यूजिक की, गाने बज रहे हैं धमाधम नीचे, ठीक है ना। ये जो कंडीशन, जब मैं लास्ट कल वाली क्लास में मैं आपको डिफ्यूजन पढ़ा रही थी ना, डिफ्यूजन वाली में मेरा विस्तृत हो जाता है, फैल जाता है, कोई अगर आता है, मतलब जैसे जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे, और बहुत बढ़िया सा परफ्यूम लगा के तो डिफ्यूज होने लगती है, ठीक है, वो वाली चीज़ें इसी लेक्चर में हमने कल डिस्कस करी थी। तो सेम आज एज इट इज वैसा हो रहा है कि नीचे वहाँ पे बहुत गाने बज रहे हैं और वो उनका साउंड यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आ रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, आप लोगों को नहीं सुनाई दे पा रहा होगा। चलो क्या है क्वेश्चन देखना, क्या किसी द्रव में अविलेय अति सूक्ष्म कणों को, यानी कण लिखा हुआ है, ठीक है, कणों को द्रव से अलग करने के लिए, मतलब किसी लिक्विड में सॉलिड फॉर्मेशन में बहुत सारे कण वहां पे रखे हुए हैं, उसको अलग करना है। आप क्या करोगे, क्रिस्टलाइजेशन वहां पे लगाओगे, या हम डिस्टिलेशन की वहां पे बात करें, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हम यहाँ बात करें, या निस्तारण, उसको अलग करने की बात करें। बिल्कुल
डिफरेंट, अलग अलग हो जाओ। फटाफट बताओ करेक्ट आंसर क्या है इसका, जल्दी से जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो लिक्विड है और क्या है आपके पास, सॉलिड है। शायद आपको आवाज आ रही होगी, अब थोड़ी तेज आने लगी है आवाज। लिक्विड है, सॉलिड है। मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ बॉटल का पानी, आज तो बहुत कम हो गया है। ये जितना सा भी पानी है ना, इसमें इसमें मैं छोटे छोटे से क्या कर देती हूँ, बॉल्स डाल देती हूँ या कुछ भी जो सॉलिड है। तो हम उसको कैसे करेंगे, छान लेंगे ना, स्ट्रेनर लेके, टर्न हो गया कंप्लीट काम। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, निस्तारण करना। या फिर यू नो दैट कभी कभी आपने किचन में मम्मा को देखा होगा, वो पोहे बनाती रहती है, तो शी इज वेरी नॉट क्लेवर, शी इज वेरी स्मार्ट, है ना। वो फटाफट से क्या करती है कि एक स्ट्रेनर में सारे पोहे डालती हैं, और मतलब पानी पहले तो भगोनी में डालेगी, और फिर भगोनी को थोड़ा सा ना ऐसे कर लेती है, और सारा का सारा पानी निकल जाता है, और पोहा कहाँ रह जाएगा, ऊपर। तो उसको हम क्या कहते हैं, निस्तारण की विधि कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसके लिए क्या जा रहा है, डी जा रहा है। आगे बढ़ेगा, अगला क्या है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित क्या होगा, द्रव्यमान, आयतन, आकार, या उपरोक्त में से कोई नहीं, हटना, उपरोक्त में से कोई नहीं चाहिए हमको। किसी भी यौगिक में द्रव सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, आयतन के या आकार में। किसकी बात करें हम, यौगिक की। यौगिक इट्स मीन हम कंपाउंड के लिए बात करें, कंपाउंड क्या हो गया है, दो, एलिमेंट इज वन, कंपाउंड इज टू, और मिक्सचर इज मोर देन 2 3 4 5 6। ओके, फटाफट आंसर करो, क्या होने वाला है करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, या जब भी आप यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो उसका आकार क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, साइज क्या होनी चाहिए, निश्चित। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बन रहा है आपके पास, सी बन रहा है। क्लियर है, कंप्लीट है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कांच एक यथार्थ यौगिक नहीं माना जाता है, पहला स्टेटमेंट ये है, और कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता है। जल्दी आंसर कर दो। कांच एक यथार्थ यौगिक नहीं माना जाता है, कांच का एक निश्चित गलनांक नहीं होता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों ही कथन सही है, सत्य है। कथन एक कथन दो का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। दूसरी बात है, कथन मतलब इंडिविजुअल है, किंतु कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं करा। कथन एक सत्य है, कथन दो गलत है, कथन एक असत्य है, कथन दो सत्य है। फटाफट बताओ, कांच एक यथार्थ यौगिक नहीं माना जाता है, जल्दी से आंसर कर दो भाई। देखो पहली बात तो क्या है, कांच एक यथार्थ यौगिक नहीं है, ये बात सार्वभौमिक सही है, सत्य है। दूसरी अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि क्या जो कथन एक है वो कथन दो का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, क्योंकि कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता है। कभी कभी तो कांच में थोड़ी सी ही गर्म चाय डालो तो भी नहीं टूटेगा, कभी टूट जाएगा। इट्स डिपेंड ऑन दिस कि जो आपने लिक्विड लिया है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और वो जो वॉल है उसके ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। इट्स डिपेंड ऑन दिस। ओके, तो कांच एक यथार्थ यौगिक नहीं है। अलग अलग फॉर्म से क्वार्ट्ज का अलग हो जाएगा, पेराइट का अलग तरीके का बना हुआ रहता है। जो हम साधारण मिरर और इन सब की बात करते तो उनका क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा अलग हो। ओके, तो जो करेक्ट है, दोनों ही कथन क्या है, सत्य है, लेकिन कथन एक कथन दो का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। क्लियर है, समझ आ गया यहां तक। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी द्रव को कांच के एक बीकर में रखा जाता है। चलो, द्रव स्तंभ द्वारा बीकर के आधार पर आरोपित बल के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। ये कह रहा है, ए लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ ग्लास बीकर विच रिस्पेक्ट टू द प्रेशर by the liquid column at the base of the beaker, and which one of the following statement is correct। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट से आंसर करो, जल्दी से बता दो। स्टेटमेंट बिल्कुल आराम से पढ़ना। एक लिक्विड को आपने कांच के बीकर में रखा है, द्रव स्तंभ के द्वारा बीकर के आधार पर आरोपित बीकर के आधार पर जैसे ही उस बीकर में लिक्विड है तो वो लिक्विड क्या करेगा, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगा। तो कंडीशन क्या बनने वाली है, फटाफट आंसर कर दो, क्या होगा कंडीशन, मुझे फटाफट से बता दो। ओहो, जल्दी बताओ। फटाफट से आंसर कर दो।
तो देखो जो दाब है वो द्रव के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है, 20 का करेक्ट आंसर जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं मैटर से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? दूध मिश्रण है, नींबू पानी मिश्रण है, बर्फ मिश्रण है या मिट्टी मिश्रण है? यहां पूछ रहा है नहीं। हमेशा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। जो नहीं है फटाफट आंसर करो, बताओ। देखो दूध मिक्सचर है, दूध में आप पानी मिला सकते हो भाई आराम से, कितना भी। जो दूध दूध वाला दूध देके जाता है वो प्योर थोड़ा ना होगा, थोड़ा तो पानी मिला के रखते हैं, प्योर होगा तो बड़ी जल्दी से फट जाएगा। चलो इसमें तो कुछ ना कुछ मिला होता है। नींबू पानी, अरे भाई नींबू है, पानी है, और नींबू पानी हमें थोड़ा सा मीठा चाहिए तो चीनी भी होगी, ठीक है। चीनी के अलावा थोड़ा सा सोडा भी होगा, सोडा वाला जो बनता है, ठीक है। मिट्टी, मिट्टी तो कैसी भी हो सकती है, मिट्टी में बहुत सारे कण है, लेकिन जो बर्फ है वो बेचारी बनी है H2O को आपने क्या किया है, फ्रीज किया है। तो ये आपके पास मिश्रण नहीं होगा क्योंकि सारा का सारा क्या आ गया, यहाँ जल आ गया है। कंप्लीट है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हवा है शुद्ध मिश्रण, केवल यौगिकों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण? यहाँ बी और सी सही है। फटाफट से बता दो हवा क्या है? शुद्ध मिश्रण। अरे शुद्ध मिश्रण कैसे होता है? मिश्रण को शुद्ध आप कैसे बोलोगे जब आपने कोई चीजें मिक्स कर दी है? मिक्सर वाली नमकीन आपने वहां पे बना दी है। अभी यही चलेगा यार, दिवाली चल रही है, नमकीन मिठाइयाँ और ये, ठीक है। शुद्ध मिश्रण तो होगा ही नहीं ना, जब आपने मिक्स कर दिया तो हवा में तो कितने सारे, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, ऑर्गन हो गया, इसे बहुत सारी वहां पे गैस होती है, ठीक है। केवल यौगिकों का मिश्रण है तो कहीं कहीं यौगिकों का मिश्रण होगा जब दो ही गैसों की बात करेंगे। केवल तत्वों का मिश्रण है, दोनों बात सही है। तो दोनों बी और सी यहाँ पे क्या आ रहे हैं, बिल्कुल डन आ रहे हैं। तो हवा तो भाई यौगिक का भी मिश्रण हो सकती है और तत्व का भी मिश्रण हो सकती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, जल्दी आंसर करो कि दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जाएगा? बाय फिल्ट्रिकेशन से, बाय वेपराइजेशन से, वेपराइजेशन है, ठीक है, बाय डिस्टिलेशन से, या बाय कंडेंशन से, या संघनन के द्वारा? फटाफट से आंसर कर दो क्या होने वाला है, जल्दी। दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? जल्दी आंसर कर दो। गाने चल रहे हैं बहुत भयंकर वाले, बहुत भयंकर। आसवन के द्वारा बाय डिस्टिलेशन इसको क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट है, क्लियर है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? रागा, जिसको आप टिन कहते हैं, ठीक है, टिन की बहुत सारी चीजें बनी होती है, समुद्री जल, मृदा या वायु, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो मिश्रण नहीं है? फटाफट से आंसर करो। मिक्सचर। देखो एलिमेंट अकेला एक होगा, कंपाउंड दो से मिलकर बना होगा, मिक्सचर की बात करेंगे 2 या 3 होगा। फटाफट से बता दो, एक मिश्रण नहीं है। तो देखो जो रागा या टिन है, समुद्री जल में बहुत सारी चीजें होती हैं, मृदा में बहुत सारी होगी, वायु में बहुत सारी होगी, हीलियम ले लिया, नियॉन ले लिया, CO2 ले लिया, O2 ले लिया, N2। मृदा में बहुत सारी हो सकती है भाई, भूरी हो गई है, बालू हो गई, समुद्री जल में तो नमक होता है और बहुत सारे एलिमेंट वहां पे होंगे, फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस। लेकिन जो रागा टिन है वो अकेला ही है, तो ये क्या है, मिश्रण नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, जल्दी। विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? मिश्रण की संरचना नियत होती है, कांस्टेंट, या इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो फिक्स होता है, यह दो या अधिक तत्वों या यौगिकों द्वारा बनता है, इसमें भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है, या किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं? फटाफट से आंसर कर दो। देखो कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? जब आप चीजें मिक्स करोगे ना, एक तो आपने बजरी ले ली, उसमें थोड़ा सा कंक्रीट मिक्स करना है ना, और उसमें सीमेंट भी हमें मिक्स करनी है, तो हाउ कैन वी से कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में जा रहा है तो फिक्स रहेगा, मिक्सचर में नहीं रहेगा। तो देखो दो या दो से अधिक तत्वों और यौगिकों के द्वारा बनता है, ये बात सही है। इसके भौतिक तरीके अलग अलग हो सकते हैं, किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं, तो इसकी संरचना नियत होगी, ये बात हमारे अकॉर्डिंग तो करेक्ट है, क्योंकि मिश्रण का ये कोई गुण नहीं है, संरचना वहां पे फिक्स नहीं होती है। कंप्लीट है, क्लियर है। चलो आगे देखो फटाफट से। और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पहले मैं यहाँ कर देती हूँ, अभी दिवाली धमाका चल रहा है यार क्लास 24 की तरफ से, ठीक है।
जल्दी से एक बार मैं इसको फटाफट से आपको यहाँ पे बता देती हूँ। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ठीक है, उस पर थोड़ा सा एक बार और ध्यान दे लो। अभी क्या चल रहा है, दिवाली चल रही है, तो दिवाली के उपलक्ष्य में, इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में क्लास 24 ने 25% ऑफ रखा है। तो जितने भी स्टूडेंट है वो क्लास 24 का जो जितने भी कोर्सेज है वो परचेज कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। 25% ऑफ रहेगा। दिवाली 25 आपको वहां पे क्या करना है, कोड यूज करना है और आप उसको परचेज कर सकते हैं। डन है। चलिए अब फटाफट से हम क्या चलते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलना स्टार्ट करते हैं। कहां तक पहुंच चुके थे जनाब, जल्दी बताइए। ये तो मैं पढ़ा चुकी थी आपको। H2O हो गया, ये सब बता दिया। हम चल रहे थे इस क्वेश्चन पे। चलो, मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पदार्थ को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के द्रवों में अलग किया जा सकता है, या घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण की भौतिक प्रक्रिया के द्वारा जल से अलग किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन सा कथन सही है, सही हमें बताना है। दोनों स्टेटमेंट आराम से पढ़ लो। ए सब्सटेंस कैन बी स्प्लिट इनटू अदर टाइप ऑफ मैटर बाय सम फिजिकल प्रोसेस, इस तरीके से हो सकता है। या डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। व्हिच ऑफ द अबव सेंटेंस इज आर करेक्ट और नॉट। फटाफट आंसर कर दो जल्दी से। अब मेरी बात सुनो, ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ ना, दूसरे नंबर वाला, वो क्या है कि घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण की भौतिक प्रक्रिया के द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो सेकंड क्या है, बिल्कुल डन है। लेकिन पहला स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी पदार्थ की हम बात करें, उसको भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अन्य पदार्थों के द्रवों से अलग किया जा सकता है। तो ये जरूरी नहीं है, सबके लिए अलग अलग कंडीशन अप्लाई होती है। लेकिन जो सोडियम क्लोराइड को हमेशा हम वाष्पीकरण की अवस्था से ही क्या कर सकते हैं, पानी से अलग कर सकते हैं। डन है, क्लियर है, कंप्लीट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ अवस्थित के परमाणु की भार की तुलना की जाती है। टू फाइंड द atomic mass of an element with which of the following the atomic mass of the element is compare, किसके साथ कंपेयर लिखना पड़ेगा यहां पे। फटाफट बताओ, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के निम्नलिखित में से किसके साथ उसको कंपेयर करना है हमें। कंपेयर के लिए परमाणु भार की तुलना की जा सकती है O2, N2, H2 और C। फटाफट बताओ, O2, N2, H2 या C, किसके लिए ऐसी अवस्था बन जाएगी। O2 के लिए, N2 के लिए या C के लिए, जल्दी आंसर कर दो। तो किसके लिए हो जाएगा ऐसा, H2 के लिए। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपको कोई यौगिक दे रखा है, ठीक है, नहीं, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको बताया था वो क्या था, हाँ, एक बार समझना। किसी तत्व का परमाणु परमाणु भार ज्ञात करना है, कार्बन 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 कार्बन। H2 नहीं होगा बेटा, कार्बन होगा। सी इसके लिए करेक्ट आंसर है ना, सी कार्बन इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, यौगिक C6H12O4 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एक कंपाउंड दे रखा है। अब इस कंपाउंड में अलग अलग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है नहीं वो हमें देखना है। पहला है कि प्रति मोल 22 परमाणु होते हैं, या C के द्रव्यमान प्रतिशत की तुलना में H का द्रव्यमान प्रतिशत 2 गुना हो जाएगा, या H के द्रव्यमान प्रतिशत की तुलना में C का द्रव्यमान प्रतिशत 6 गुना हो जाएगा, या O के द्रव्यमान प्रतिशत की तुलना में H का द्रव्यमान प्रतिशत 3 गुना हो जाएगा। फटाफट से आंसर कर दो, करेक्ट क्या है। अब देखो, H के द्रव्यमान प्रतिशत की तुलना में C का द्रव्यमान प्रतिशत 100 गुना हो जाएगा, क्योंकि हम बोलते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। बोला मैंने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन छठे पे आया, हाइड्रोजन कहां पे आया, पहले पे। हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, इस तरीके से छठे पे आया है। तो H के द्रव्यमान प्रतिशत की तुलना में 6 का द्रव्यमान C का द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो जाता है, वहां पर 6 गुना हो जाता है। कंप्लीट है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता बराबर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ऐसा कौन सा तत्व है जिसका तुल्यांकी भार, ठीक है, इक्वलेंसी वेट और जो वैलेंसी है
ऑफ एन एलिमेंट आर इक्वल, कौन सा होता है? वाष्प घनत्व, विशिष्ट ऊष्मा, परमाणु भार या अणु भार? अणु भार, फटाफट बताना। ये गलत लिखा हुआ है। मॉलिक्यूल वेट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अणुभार। इसके लिए क्या जा रहा है? डी करेक्ट आंसर जा रहा है। क्लियर है, डन है, कंप्लीट है। तो आज हमने ये 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो इंपॉर्टेंट थे मैटर वाले चैप्टर से। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली, बहुत पीसफुली। और ये जो 5 दिन का बहुत बड़ा पर्व है वो आप सभी के लिए बहुत सारी अच्छी सारी सौगात लेकर आए। आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और जो हमारा इंपॉर्टेंट गोल है कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब जरूर लेनी है वो हम ले पाए। इसी के साथ आप सभी को बहुत सारी दिवाली की शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे कल की क्लास में, कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।